हेलो एवरीवन, हमारे चैनल फॉर नॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सीबीआई के द्वारा जारी पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर वैकेंसी 2021 के बारे में। और हम उसके बारे में एक वीडियो डाल चुके हैं और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उसके सिलेबस के बारे में और उसके एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में। काफ़ी लोगों के पोस्ट आ रहे थे, काफ़ी लोगों के कमेंट आ रहे थे कि इसके बारे में बताइए, तो हमने सोचा कि उसको एक वीडियो डाला जाए। और आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि इस वीडियो के लिए हमने काफ़ी मेहनत की है। और आपको इस तरीके से इस एग्ज़ाम के लिए जो हम लोगों ने बारीक से जाके इस एग्ज़ाम के पैटर्न को बताने जा रहे हैं, वो आपको हमको लगता है और कहीं शायद ही मिल जाएगा। हमने तो देखा, हमें तो कहीं नहीं मिला। तो इसीलिए हम बता रहे हैं कि इसको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हम बताना चाहते हैं जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है उसके लिए 43 आया था सीट, और पोस्ट ऑफ एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर 26 आया था। आइए हम शुरू करते हैं, आपका कम समय लेते हुए आगे की बात करते हैं हम लोग। देखिए, अब यहाँ पे जो है हम लोग जो बात करने जा रहे हैं उसकी है कि सीबीआई जो पैटर्न इसका क्या निकाली है और इसका सिलेबस क्या है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है लॉ के स्टूडेंट के लिए। देखिए, इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, एक सबसे बड़ी बात यहाँ पे इन्होंने फॉर्म में लिखा है कि जो आप ये लोग फॉर्म भरेंगे, फॉर्म का डेट तो शुरू हो गया है। इस फॉर्म में जो आप लोग भरेंगे उसमें जो भी डिटेल मांगा है उसको बहुत अच्छे से भरिएगा। और थोड़ी सी भी गलती और थोड़ा सा भी अगर आपको लगता है कि आपने जो भी पढ़ाई किया है, जितना भी मांगा है उसमें मिनिमम रिक्वायरमेंट हर चीज़ डालिएगा, क्योंकि उसी के बेसिस पे आपको वहाँ पे इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। और आपको एक बात और मैं बता दूँ कि ये जो आपका ये फॉर्म आया है वो डायरेक्ट इंटरव्यू का है। इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, एग्ज़ाम होगा लेकिन वो एक ऑप्शन है, उसके लिए मैं आगे बात करूँगा इस बारे में। तो देखिए, इसमें क्या क्या है कि जितने भी मिनिमम आपके मांगे गए हैं इन्फॉर्मेशन वो ज़रूर भरिए। कोई भी इन्फॉर्मेशन अपना मत ऐसा करिए कि आप चलिए ठीक है नहीं भरते, होता है ना कभी कभार कि हम लोग कुछ पढ़े हैं लेकिन नहीं भरते हैं उसको, कि चलो क्या देंगे इसको। लेकिन हर इन्फॉर्मेशन आप डालिए, क्योंकि उसी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे आपको बुलाया जाएगा, शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा बच्चों को। देखिए यहाँ पे 4th कॉलम में देखिए डेट फॉर द इंटरव्यू जो है जब आएगा उसमें शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, जो कि अपने प्रिंट आउट जो फॉर्म आप भरेंगे उसको लेके जाना है एंड अदर डॉक्यूमेंट, ठीक है। और हाँ, और सबसे बड़ी बात कि जो छात्र ओबीसी कैटेगरी के हैं वो कि अपना जो कैंडिडेट हैं जो कि सबमिट करेंगे ओबीसी सर्टिफिकेट, कौन सा, जो कि जीएनसीटी ऑफ दिल्ली वहाँ से जारी हुआ है सर्टिफिकेट, वो जमा करेंगे। अगर आप अपना ओबीसी सर्टिफिकेट अपने स्टेट या यूनियन टेरिटरीज़ का लगाते हैं तो ये नहीं माना जाएगा। तो इसीलिए देखिए यहाँ लिखा भी है कि द कैंडिडेट हु सबमिटेड ओबीसी सर्टिफिकेट इशूड बाय अदर स्टेट यूनियन टेरिटरीज विल नॉट बी कंसाइडर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ आइटम नंबर 6, 7, 8, 9 एंड 10। तो ये सब चीज़ आप ध्यान दीजिए। और आप लोग का आइटम नंबर है 4 एंड 5, तो आप लोग भी लेकिन ध्यान दीजिएगा और अदर के लिए कि, और इसके अलावा और जितने भी चीज़ें हैं कि आपका जो डिटेल है, जैसे अब अगर आप पीबी के लिए भरने जा रहे हैं तो आपको 7 साल का चाहिए तो उसको ध्यान से भरिए। आपको और ज़्यादा है तो जैसे आपका 10 साल का है, आप 10 साल डालिए, 10 साल का एक्सपीरियंस है, क्योंकि वही एक्सपीरियंस के बेसिस पे और हर बेसिस पे ही आपको बुलाया जाएगा। देखिए, मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है इसका, कि एप्लीकेशन मस्ट फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ द पोस्ट एंड अदर स्टूपुलेट। देखिए, इसमें बार बार बोल रहा है कि आप लोग जो भी आपकी एसेंशियल रिक्वायरमेंट है सब भरिए उसमें, और उसी के बेसिस पे एलिजिबिलिटी आपकी तय की जाएगी। अपने आगे पॉइंट हम बताते हैं। मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन आर ऑफ द सेम डू नॉट इंटाइटल्ड कैंडिडेट टू बी इंटरव्यू। अगर आप कुछ गड़बड़ करते हैं तो आपका फॉर्म कैंसिल कर दिया जाएगा, आपको इंटरव्यू में नहीं बुलाया जाएगा। और देखिए, यही आपके बारे में हम बात करें तो देखिए, अगर जो जितना नंबर आपका भर्ती निकली है और फॉर्म ज़्यादा बच्चों ने भर देते हैं, तो आपका इंटरव्यू के पहले डायरेक्ट इंटरव्यू एग्ज़ाम है, लेकिन इंटरव्यू के पहले एक एग्ज़ाम लिया जाएगा, एक रिटन एग्ज़ाम लिया जाएगा। मतलब वो ऑप्शनल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो वो लिया जाएगा आपका। तो उसमें जो है रिक्रूटमेंट टेस्ट लिया जाएगा एक, ठीक है,
रिक्रूटमेंट टेस्ट लिया जाएगा और उसमें आप पास करेंगे तब जाके आपको आगे बुलाया जाएगा इंटरव्यू में। ये कब होगा? जब आपके फॉर्म जो है उसमें ज़्यादा नंबर ऑफ़ कैंडिडेट आ जाते हैं, भर देते हैं और उसमें ज़्यादा लोग मतलब एलिजिबल हो जाते हैं उस फॉर्म के लिए एग्ज़ाम देने के लिए, तब इंटरव्यू के लिए। ज़्यादा बच्चों का तो एग्ज़ाम ले नहीं सकते इंटरव्यू, तो इसीलिए इसको तब करेंगे जब ज़्यादा बच्चे इंटरव्यू के लिए अप्लाई कर देते हैं, तब एक एग्ज़ाम लेके तब आपका इंटरव्यू लेंगे। तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। तो और इसमें क्या लिखा है कि जो डिज़ायर कैंडिडेट हैं वो मतलब कि इफ़ मोर देन वन डिज़ायर कैंडिडेट, मतलब कि एक से ज़्यादा भी डिज़ायर कैंडिडेट बुलाए जा सकते हैं किसी एक ही सेम बराबर के हैं, तो उनको आप लोग एग्ज़ाम के लिए हो जाएगा। और उसके बाद क्या कहते हैं, द कैंडिडेट शुड देयरफॉर मेंशन ऑल हिज क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस इन द रिलेवेंट फील्ड ओवर एंड एबव द मिनिमम क्वालिफिकेशन। देखिए हम बता रहे हैं ना, आपका जो नोटिफिकेशन है उसमें बार बार ये लिखा गया कि अपने हर तरह के क्वालिफिकेशन लिखिएगा, कुछ भी मत छुपाइएगा, क्योंकि क्या पता एक छोटा सा आपका जो आप जानकारी दें उसी से आपका सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि ये यहाँ पे बहुत बारीकी से आपकी चीज़ें देखी जाएंगी और फिर आपको मतलब हल्का सा मार्क्स या हल्का सा आपका एक्सपीरियंस ऊपर नीचे होगा तो आप डिस्क्वालीफाई या क्वालीफाई हो सकते हैं, इसीलिए क्योंकि यहाँ डायरेक्ट इंटरव्यू है। वो चाहते हैं कि डायरेक्ट इंटरव्यू में ही आपका लोग को ले लें, टेस्ट ना लेना पड़े आपका। द कैंडिडेट वाइज मिनिमम लेवल ऑफ सुटेबिलिटी इन इंटरव्यू। देखिए इसमें बताया कि जैसे जनरल हैं और EWS है 50 मार्क्स और OBC 45, SC ST PWD 40 और ये 100 मार्क्स का इंटरव्यू होगा। इसमें से इतने इतने मार्क्स वाले बच्चे ही क्वालिफाई कर पाएंगे, फिर इनमें से छांटा जाएगा कि आप सेलेक्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। और अगर टेस्ट होता है आपका और इंटरव्यू तब उसके बाद होगा। अगर टेस्ट हो रहा है उसके बाद होगा इंटरव्यू, तो उसके बाद जो कैंडिडेट होंगे we have achieved minimum level of suitability in the respective category at interview stage। तब आप टेस्ट देने के बाद तब आप अपने कैटेगरी के इंटरव्यू में जाएंगे। ये तो हुआ आपका CBI का APPPP का पैटर्न। अब इसका सिलेबस क्या होता है, सिलेबस हम आपको बता देते हैं। देखिए सिलेबस क्या है, इसका सिलेबस ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसीलिए आप लोग अच्छे से मेहनत करिए और पढ़िए। ये जो सिलेबस है, क्रिमिनल लॉ इंक्लूडिंग IPC CRPC, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, एविडेंस लॉ, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, करप्शन एक्ट, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिश्ड एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट एंड सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट। तो इसीलिए आपको हम बता रहे हैं कि ये सब ध्यान दीजिए। और ये जो सिलेबस है ये लास्ट ईयर का सिलेबस था, तो इस साल का भी सिलेबस आया नहीं है। तो इस साल का सिलेबस जब आ जाएगा तो उसको मैं और अपडेट कर दूंगा, लेकिन अभी तक यही हम लोग को मिला है तो हमने यही डाला है। लेकिन हाँ ध्यान दीजिएगा कि पैटर्न में बहुत ध्यान दीजिएगा, फॉर्म भरते समय स्पेसिफिकली ध्यान दीजिएगा। और अगर क्योंकि लिखे यहाँ बहुत छोटे छोटे शब्दों में है, तो अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा धुंधला दिख रहा है तो अपनी क्वालिटी जो है वीडियो की बढ़ा के देखिएगा तो आपको साफ दिखेगा यहाँ पे जो लिखा है हमने। तो इसलिए और आप लोग फॉर्म में बहुत बारीकी से ध्यान दे के भरिएगा, और इसको ध्यान दे के करेंगे तो आपका फॉर्म सेलेक्ट हो जाएगा और डायरेक्ट आप इंटरव्यू में दे सकते हैं। और इसलिए एकदम ध्यान से फॉर्म भरिए। और थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड शेयर मोर एंड मोर, बिकॉज काफ़ी हम लोगों ने इसमें मेहनत की है इस वीडियो को बनाने के लिए। आपको ऐसी जानकारी पैटर्न के बारे में एग्ज़ाम के कहीं भी हमको नहीं लगता कि मिलेगी। ये सब बारीक जानकारियाँ जो आपको बताई गई हैं कहीं नहीं मिलेंगी। ओके, थैंक यू।